नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपने भारत के वैदिक काल से लेकर अब तक के इतिहास का वर्णन देखा। अब हम भारत के संपूर्ण इतिहास को देखेंगे। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। बहुत समय पहले, जब धरती पर सिर्फ जंगल, पहाड़ और नदियां थीं, तब एक ऐसा समय था जब इंसान जैसा जीव धरती पर नहीं था। उस समय पर पृथ्वी पर सिर्फ जानवर और प्रकृति के अद्भुत रूप मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे एक नन्हे से जीव ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसे हम आज आदिमानव के नाम से जानते हैं। उनका शरीर पत्थर और लकड़ी से बने उपकरणों से अधिक कुछ नहीं था। वो अपना जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते थे। आदिमानव जंगलों में शिकार करता था, मांस और फल खाता था और दिन भर जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने की कोशिश करता था। पैलियोलिथिक युग उस समय आदिमानव के पास कोई बड़ी तकनीक या ठोस उपकरण नहीं थे। उनका जीवन पेड़ पौधों, फल और जंगली जानवरों पर निर्भर था। जब वह शिकार करने जंगल में जाते थे, तो उनका सामना बड़े जानवरों से होता था। वे खुद को बचाने के लिए कच्चे पत्थर की चट्टानों से बने औजारों का उपयोग करते थे। रात में वह जंगल के घने पेड़ों के नीचे या गुफाओं में सोते थे। आग का ज्ञान उन्हें धीरे धीरे हुआ। पहले तो वह आग के बारे में समझ नहीं पाए, लेकिन एक दिन आकाश में बिजली गिरने से जंगल में आग लगी और तब उन्होंने देखा कि आग से सब कुछ गर्म और उज्ज्वल हो जाता है। अब आदिमानव ने आग का इस्तेमाल गर्मी और खाना पकाने के लिए करना शुरू किया। मेसोलिथिक युग समय के साथ आदिमानव और भी विकसित हुए। वह अब जंगलों में कुछ नया करने लगे। मेसोलिथिक युग में उन्होंने जानवरों की त्वचा से कपड़े बनाए और शिकार के औजारों को और बेहतर बनाया। अब वह सिर्फ मांस ही नहीं, बल्कि कभी-कभी वे नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ते और नदियों के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते। यहाँ तक कि उनका समूह अब बड़ा हो गया था। वह एक दूसरे की मदद करने लगे थे। कुछ ने तो छोटे छोटे झोपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। यह युग धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा, जहाँ मनुष्य को अब एक स्थिर जीवन की आवश्यकता महसूस हुई। आखिरकार नवपाषाण युग आया। यह वह समय था जब आदिमानव ने खेती करना शुरू किया। वे अब सिर्फ शिकार और मांस पर निर्भर नहीं रहते थे। उन्होंने बीज बोने शुरू किए और पौधों की देखभाल करना सीखा। उन्होंने खेती की और फसलें उगाईं। इस समय के बाद उन्होंने अपने घरों को और स्थिर बना लिया। मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया और फिर उनकी सभ्यता के कदम बढ़ने लगे। आदिमानव ने अब अपनी झोपड़ी में बर्तन रखना शुरू किया और धातु के उपकरणों का इस्तेमाल भी करने लगे। अब उनका जीवन आसान हो गया था। वह समूहों में बसी बस्तियों में रहने लगे थे, जहां सब मिलकर काम करते थे। यही वह समय था जब मानव ने समाज की नींव डाली और धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ा। आदिमानव का यह यात्रा बहुत लंबी थी। यह वह समय था जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ समझौता किया और खुद को एक सभ्य समाज की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे वे और भी ज्यादा बुद्धिमान होते गए और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के बीज बो दिए। अब जब लोग स्थायी रूप से बसने लगे, तो धीरे धीरे छोटे गांव बड़े नगरों में बदल गए। सिंधु नदी के किनारे सबसे समृद्ध सभ्यता विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता अपने उन्नत नगर नियोजन, व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी और इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, लथाल, कालीबंगा,
दौलतपुरा और राखीगढ़ी जैसी अन्य प्रमुख स्थल भी इस सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इस सभ्यता की खोज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस सभ्यता का अस्तित्व कई सदियों तक छिपा हुआ था और इसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में खोजा गया। इस सभ्यता की खोज ने भारतीय और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। इन नगरों को देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला ऐतिहासिक प्रमाण 1856 में मिला, जब मैकलॉग नामक एक ब्रिटिश इंजीनियर ने हड़प्पा शहर के पास स्थित कुछ प्राचीन अवशेषों को देखा। हालांकि तब इसे एक सामान्य प्राचीन स्थल माना गया और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1920 से 21 में सर जॉन मार्शल, जो ब्रिटिश भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, ने इस सभ्यता के और अवशेषों की खोज शुरू की। रेगिनाल्ड स्टीवर्ट और महेश्वर लाल जैसे पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी क्षेत्र की खुदाई की। 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक विशाल और संगठित शहर के अवशेष मिले। यहाँ मिली ग्रेट बैथ, हड़प्पा लिपि और काष्ठ कला ने यह साबित किया कि यह एक विकसित और समृद्ध सभ्यता थी। 1924 में सर जॉन मार्शल और उनके सहयोगियों ने हड़प्पा में किए गए उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता को एक नई पहचान दी। हड़प्पा के अलावा बाद में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लथाल और राखीगढ़ी जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी खोजे गए, जो इस सभ्यता के प्रमाण थे। डॉक्टर मसीह कृष्ण। भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर मसीह कृष्ण ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रायन होल्डस और लॉयड, ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत उत्खनन में भाग लिया और इसके महत्व को समझाया। सील्स हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की सील पर पालतू जानवरों, मानव रूपों और चित्रित लिपियों के चित्र थे। इन सील का उपयोग व्यापार, पहचान और प्रशासन में किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए भवनों में अवशेषों से यह पता चलता है कि वहां के लोग उच्च स्तर की वास्तुकला और शहरों का निर्माण करते थे। विशेष रूप से वहां पाए गए ग्रेट बैथ, सार्वजनिक स्नानागार और जल निकासी व्यवस्था ने इस सभ्यता की उन्नति को प्रदर्शित किया। हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लेखन प्रणाली थी, जो अभी तक पूरी तरह से डेसिफर व्याख्यायित नहीं हो पाई है। यह लिपि मुख्य रूप से मिट्टी की सील पर पाई जाती थी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की। इसने यह साबित किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में उन्नत नगर योजनाएं, जल प्रबंधन, कृषि और व्यापारिक प्रणाली विकसित थी। यह सभ्यता 5000 साल पुरानी थी और इसके अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही व्यवस्थित और सुसंगठित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में बहुत ही उन्नत नगर नियोजन और वास्तुकला देखने को मिलती है। इन शहरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न, गोलाकार और सीधी रेखाओं में किया गया था, जिसमें सड़कों की चौड़ाई और दिशा पहले से निर्धारित थी। शहरों में पक्की सड़कों, घरों के साथ साथ एक अच्छी जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार भी थे। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बैथ, एक सार्वजनिक स्नानागार, का अवशेष पाया गया, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में जल आपूर्ति और जल निकासी की प्रणाली बहुत उन्नत थी। घरों में पानी लाने के लिए जल प्रवाह पाइपलाइन और गंदगी को बाहर निकालने के लिए गहरे गड्ढों की व्यवस्था थी। हर घर के पास अलग से शौचालय और गंदगी को बाहर निकालने के लिए नलिकाएं थी। इन नलिकाओं में पानी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाता था, जो आगे जाकर जल निकासी की नदियों में मिल जाता था। हड़प्पा सभ्यता में एक लेखन प्रणाली का विकास हुआ था,
जिसे हड़प्पा लिपि के नाम से जाना जाता है। यह लिपि चित्रवृत्तियों और संकेतों से मिलकर बनी थी। हालांकि आज तक इसका पूर्ण रूप से अनुवाद नहीं किया जा सका है, लेकिन इसके द्वारा व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्य किया गया होगा। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। सिंधु नदी का पानी उर्वरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे अनाज की खेती जैसे गेहूं, ज्वार, मटर और मसाले संभव हो सके थे। हड़प्पा लोग लोहा, तांबा, चांदी, सोना और मोती जैसे खनिज पदार्थों का भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, प्राचीन इराक के साथ व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलिप्त थी। हड़प्पा सभ्यता में एक व्यवस्थित और जटिल समाज का प्रमाण मिलता है। लोग विभिन्न पेशों में काम करते थे, जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, शिल्पकार आदि। यह सभ्यता शांतिपूर्ण और शांति प्रिय मानी जाती है, क्योंकि यहाँ युद्ध या आक्रमण के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। हड़प्पा में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और कलाकृतियां पाई गई हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति और पुरुष और महिला की मूर्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मूर्तियों और अभिलेखों से यह संकेत मिलता है कि वे प्रकृति पूजा करते थे। शिवलिंग जैसी वस्तुएं और मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे। उन्होंने पत्थर, मिट्टी, तांबा और सोने से सुंदर और जटिल सामान बनाए। हड़प्पा कला में गहनों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, सील और प्रमुख वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके द्वारा बनाए गए सील विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चित्रित या उत्कीर्ण जानवरों की छवियां, जैसे गैंडे, सांप और बैल के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और विपणन का महत्व था। इस सभ्यता में माप और तौल की प्रणाली भी उन्नत थी। हड़प्पा के लोग सील, मिट्टी के मोहरे का उपयोग करते थे, जिन्हें व्यापार में लेनदेन और पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर अभी भी विद्वानों के बीच विवाद है, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं। 1. प्राकृतिक आपदाएं। 2. सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। 3. आक्रमण। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।